So, hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya, and in this video we are going to continue our part 3 of our unit number 1, that is UK, from the comparative political systems. And the topics of today's video are going to be the elections, checks and balances, modern challenges, political parties, interest groups, and the last, conclusion. तो these 6 topics are going to be the एंड ऑफ दिस वीडियो. जैसा मैंने आपको बोला था, इफ़ यू हैव एनी डाउट दैट ये पर्टिकुलर टॉपिक अपना छूट गया है तो आप कमेंट कर दो. ठीक है, वी विल ऐड ऑन दैट. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो. इससे पहले हम स्टार्ट करें इस वीडियो को, हम लोग थोड़ा सा अपने लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम, कि जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर होती है या जुडिशरी होती है, तीनों में आपस में एक तरीके से वर्क का एक्सचेंज रहता है, तीनों एक तीसरों पर नज़र रखती हैं. तो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम हमें यही कहता है, चाहे कि भाई किसी के यहाँ पे पार्लियामेंट की ज़्यादा चलती हो या प्रेसिडेंट की ज़्यादा चलती हो, वहाँ पर ये तीनों आपकी बॉडीज़ होती हैं जो आपकी चेक्स एंड बैलेंसेस पर ध्यान रखती हैं. ठीक है, तो चेकिंग द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट आपका काम है, ये लेजिस्लेचर का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है, जुडिशरी का काम है कि गवर्नमेंट क्या काम कर रही है. डिबेटिंग एंड पासिंग ऑल लॉज, जितने भी लॉज या लेजिस्लेचर के अंदर लॉज वगैरह पास हो रहे हैं उनकी डिबेट होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, तभी जाके उनको पास किया जाए. थर्ड आता है आपका अलाउइंग द गवर्नमेंट टू रेज टैक्सेस, गवर्नमेंट को अलाउ करना कि वो टैक्सेस लोगों से मांग सके. ये चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, सबका ये काम रहता ही है. ठीक है, तो इसमें तो कुछ है नहीं. थर्ड है कि भाई आपका जो 3 तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम एक पार्लियामेंट के अंदर चलता है. फर्स्ट हमें पता ही है कि भाई मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं. सेकेंडली डिबेट चलती है फिर मुद्दों पर, और उसके बाद जाकर एक कमेटी बन जाती है. इसके आगे का प्रोसेस हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 में कवर कर चुके हैं. ठीक है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि पहले बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो आइदर लोग आपका हाउस ऑफ कॉमन्स हो या हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, बट जो मनी बिल होता है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कभी नहीं आ सकता. ठीक है, उसके बाद एक कमेटी या फिर उसको चिल्लाकर बोला जाता है, बिल को सुनाया जाता है वहाँ पर, फिर लोग उसमें नोट डाउन कर लेते हैं कि भाई इस मुद्दे पे हमें डिबेट वगैरह करनी है. फिर जब उसकी कमेटी वगैरह बनती है कि भाई कुछ क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, अगर वोटिंग मिल जाती है पर्टिकुलर, जैसे मान लो अगर आपकी हाउस ऑफ कॉमन्स है, वहाँ से उनको कुछ परसेंट वोटिंग मिल जाती है जितनी उनको रिक्वायर्ड है, तो उस बिल को अमेंड करने के लिए अगले हाउस में भेज दिया जाता है. वहाँ से भी उतनी परसेंटेज वोटिंग मिल जाती है, तो दोनों मिलते हैं और फिर कभी कभार तो जॉइंट सेशन भी हो जाता है. अदरवाइज उसको बिल को पास कर दिया जाता है. तो ये सब हम ऑलरेडी सेकंड में कवर कर चुके हैं. अगर आपको और डिटेल में जाना तो यू कैन वॉच द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, और मेरे चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो यू कैन चेकआउट फ्रॉम देयर. ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टॉपिक आपका होने वाला है, दैट आर गोइंग टू योर इलेक्शंस. ठीक है, तो बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है इलेक्शंस. हम अब देखो, हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, इलेक्शंस नहीं पढ़ेंगे क्या आप? तो अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करते हैं आपके यूके की, तो यूके के अंदर जो जनरल इलेक्शंस होते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हर 5 साल में होते हैं ना, इनके यहाँ भी कुछ अलग नहीं है. एवरी 5 ईयर में ये लोग कंटेस्ट करते हैं अपने जनरल इलेक्शंस को. एंड बाय इलेक्शंस का मतलब होता है ऐसे इलेक्शंस जब मान लो किसी प्रेसिडेंट या आई मीन प्राइम मिनिस्टर की अगर जो सीट है वो वैकेंट हो जाती है, यानी कि खाली हो जाती है ड्यू टू डेथ, और सम अदर रिज़ाइन कर दिया जाता है उनको, या वो खुद रिज़ाइन कर देते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पे बाय इलेक्शंस होते हैं. ठीक है, तो ये बाय इलेक्शन होते हैं बिटवीन 5 ईयर ड्यू टू डेथ और रिज़ाइन. 5 साल के अंदर अंदर रिज़ाइन वगैरह अगर वो लोग करते हैं प्रेसिडेंट वगैरह, तो यहाँ पे बाय इलेक्शंस हो जाते हैं. ठीक है, अब फिर आते हैं इलेक्शन यूरोपियन, या आप अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, बस इसमें ये बता रखा है कि ईयू जो था आपका, यूरोपियन यूनियन जो था, वो ब्री एग्जिट उसमें से ले लिया था उसने 2020 में, तो इसमें छोड़ दो, ये तुम्हारा टॉपिक ही नहीं है. यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन. पार्लियामेंट में कितने मेंबर होते हैं? 650 मेंबर हाउस ऑफ कॉमन्स में होते हैं, और 770 या फिर 830 के आसपास मेंबर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में होते हैं. इलेक्शन साइकिल इनका 5 साल का चलता है. ठीक है, जो अभी यहाँ लिखा हुआ है हमने, सीट ऑफ हाउस ऑफ द कॉमन्स कितनी है आपकी? हाउस ऑफ द कॉमन में 650 सीट्स होती है, क्योंकि ये हाउस ऑफ कॉमन्स है, जनता के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे आते हैं. ठीक है, अगर इलेक्शन सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पास दी फोर्थ सिस्टम चलता है, विच मीन्स दैट कैंडिडेट हु रिसीव द मोस्ट वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इलेक्टेड. एवरी
इवन इफ़ दे डोंट रिसीव अ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। तो बेसिकली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हमें यही कहता है कि अगर आपको मेजॉरिटी ऑफ वोट्स भी नहीं मिले ना, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, तो आप फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ही यहाँ पर ये चलता है और यहीं पर उस व्यक्ति को लीडर बना दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं सभी को यही एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लो 1 2 3 4 5 आपको ना जीतने के लिए 5 वोट की आवश्यकता है। ठीक है, कि अगर आप 5 वोट आपको मिल गए तभी आप जीतेंगे। और मान लो 2 पार्टीज खड़ी हुई हैं, पार्टी नंबर ए एंड पार्टी नंबर बी। ठीक है, तो पार्टी नंबर ए को 4 वोट मिल गए और पार्टी नंबर बी को 3 वोट मिल गए। अब दोनों को ही इतने वोट नहीं मिले कि इनकी एक होता है ना, एक हमें रिक्वायरमेंट किसकी थी कि 5 वोट चाहिए तभी आप अपनी गवर्नमेंट बना पाओगे, लेकिन दोनों को ही 5 नहीं मिले। तो क्या होगा, जिसको ज़्यादा मिले होंगे ना वो पार्टी में आ जाएगी और उसकी सरकार बन जाती है। जैसा इंडिया में चलता है तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यहाँ पर भी चलता है। देखो ब्लॉक वोटिंग यहाँ नहीं चलता तो इसको डिस्कस ही नहीं करना। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ब्लॉक वोटिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ पर आप वोट के थ्रू ना मल्टीपल कैंडिडेट्स को चूज़ कर सकते हैं कि ये मेरा लीडर होना चाहिए, यानी कि मल्टीपल वोट आप एक तरीके से डाल सकते हैं। और वैसे ये भी आपके में नहीं है द पार्टी लिस्ट सिस्टम। पार्टी लिस्ट सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो पार्टी लिस्ट सिस्टम है इसके अंदर जो वोटर्स होते हैं वो चूज़ करते हैं एक पार्टी को एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू पार्टी बेस्ड ऑन देयर प्रपोर्शन ऑफ वोट्स दे रिसीव। तो यहाँ पर जितनी भी सीट्स होती है वो मतलब वही जितना जितना सीट पे कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको जितने वोट मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको सीट्स दे दी जाएगी। ठीक है, तो द पार्टी लिस्ट सिस्टम, ये दोनों ही सिस्टम यूके फॉलो नहीं करता है, यूके फॉलो करता है फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो ये था आपका इलेक्शंस। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, बस इसको आपको थोड़ा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब आगे आते हैं अपना चेक एंड बैलेंस हम कर चुके हैं। मॉडर्न चैलेंजेस, यस दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके कंक्लूजन्स का लास्ट सेकंड पेज है। मॉडर्न चैलेंजेस मतलब यूके के अंदर क्या मॉडर्न चैलेंजेस हैं। अब ये जो चैलेंजेस हैं ये टाइम टू टाइम हर कंट्री में चेंज होते रहते हैं। हो सकता है जब मैंने ये वीडियो बनाई है तो उस टाइम पे कुछ और है, और जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे पेपर के आसपास, ठीक है, अपना मई वई में, तो ये कुछ अलग चेंजेस वहाँ पे आ रखे हो। ठीक है, तो कम बैक जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं मैंने वो लिए हैं जो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो ये 3 कॉमन है, और भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल इशूज़ भी आ सकते हैं, नो इशूज़ ये भी आ सकता है, आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, बट चेक कर लेना सोर्सेस को। तो सबसे पहले देखो कम्बैटिंग टेररिज्म। टेररिज्म तो देखो हमें पता ही है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है टेररिज्म। ठीक है, तो टेररिज्म से लड़ना। ठीक है, तो यूके ने क्या कर रखा है, टेररिज्म कम्बैक्टिंग का मतलब होता है युद्ध, बेसिकली युद्ध से लड़ना। ठीक है, तो यूके ने टेररिज्म को हराने का एक उपाय निकाला है, क्या कि भाई उन्होंने इंटेलिजेंस गैदरिंग करी है, काउंटर रेडिकलाइजेशन, यानी कि अगर कोई हमारे पे पंगा करेगा तो हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, प्रोग्राम्स निकाले हैं कि भाई हमारी जो यूथ है उसको ना भड़काया जाए इन सारी चीज़ों में। ठीक है, और आपके लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन, लोगों को जागरूक करने की बहुत सारी बात की गई है ताकि जो लोग हैं वो क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, ना कि बुरी चीज़ों की तरफ चले जाएं। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस, इसी ये अभी हम फर्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं आपकी। ठीक है, इसके अंदर आपका इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस भी आ सकता है। इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है वो इंटेलिजेंस के ऊपर बात कर रही है, सर्विलेंस यानी कि कंट्रोल रख रही है कि चीज़ें कैसे हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जो फेमस 2-3 चीज़ें हैं वो आपका M15 और M16 है। ठीक है, एक आपका M15 है और एक आपका M16 है। इन सारी ये रिलाई करते हैं हैवी एजेंसीज़ पर। M15 बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूँ तो ये एक मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो फोकस करती है डोमेस्टिक सिक्योरिटी पर। M15 एक मिलिट्री इंटेलिजेंस है जो फोकस करती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर और काउंटर टेररिज्म पे ये बात करती है। वहीं अगर M16 की बात करें तो M16 क्या करती है, M16 बेसिकली एक सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कि काउंटर टेररिज्म में हमारी मदद करती है। ठीक है, उसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा रेडिकल प्रोग्राम भी यहाँ पे चलाए जा सकते हैं। तो ये है कम्बैटिंग टेररिज्म। सेकंड आता है आपका चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में बेसिकली क्या आएगा आपका कि यूके फेस करता है चैलेंजेस लाइक मेंटेनिंग यूनिटी इन डाइवर्स सोसाइटी, क्योंकि जैसा कि हमें पता है ना यहाँ पर मतलब बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं। ठीक है, और मेजर तौर पर तो नेशन बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को ध्यान में रखकर फिर नेशन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, इनके बहुत सारे चैलेंजेस इनको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो गई, या फिर आपस में लोग काफ़ी ज़्यादा वो लोग प्रोटेस्ट करना चालू कर देते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है,
नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर आप अपना पॉल्यूशन भी डाल सकते हैं, इसके अंदर आप अपना डिजीज़ का भी कुछ डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप अपना जो कि ओजोन लेयर्स होती है या डिप्लीशन होता है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे एयर पॉल्यूशन के बारे में डाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द इकोनॉमिक पॉलिसी क्लैशेस। इकोनॉमिक पॉलिसी क्लैशेस का मतलब बेसिकली क्या होता है कि आपको पता है ना, मैंने बताया था कि यहाँ दो तरीके की पार्टी है। पहली है आपकी यहाँ पे कंजर्वेटिव एंड सेकंड वन इज़ द लेबर पार्टी। बट अगर अभी मैं बात करूँ ना तो 10-15 पार्टी तो आराम से यहाँ पे एक्टिव है, लेकिन जैसा कि हमने बताया कि लड़ाई झगड़ा हमेशा से कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी के बीच में चलता रहता है। तो यूके के अंदर यही चीज़ है कि यहाँ पर क्लैशेज होते रहते हैं बिटवीन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड द लेबर पार्टी। ठीक है, कंजर्वेटिव वर्सेस जो आपकी लेबर पार्टी है, इनके बीच में आपके क्लैशेस चलते रहते हैं हमेशा की तरह। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो ये क्लैशेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही था। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, दैट इज़ अ पॉलिटिकल पार्टी। जैसा मैंने आपको बताया कि ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ 2 पार्टी सिस्टम, वैसे इसको बोला जाता है, बट यहाँ पर अप्रोच है मल्टी पार्टी सिस्टम के। अराउंड 10-15 पार्टी यहाँ पे अपना एक्टिवली रोल प्ले करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते देखो, ये 2-3 पार्टीज़ हैं, इनकी आइडियोलॉजीज तो देखो सेम रहती है, बट इनका जो इनका वोट स्तर है या फिर जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती है। ठीक है, अब ये विन 318 सीट्स, ये अभी हम हटा देते हैं, ये पुराना हो गया आपका। ठीक है, तो बेसिकली कंजर्वेटिव इकोनॉमिक लिबरलिज्म ब्रिटिश यूनियनिज्म। बेसिकली कंजर्वेटिव पार्टी क्या है, एक लिबरल पार्टी है। लिबरलिज्म ब्रिटिश यूनियन, यानी कि ब्रिटिश से जो आपकी ब्रिटिश सोसाइटी है उनका जो कल्चर है उसको ज़्यादा हाथ में लेकर चलती है। लेकिन जो लेबर पार्टी है वो एक सोशलिस्ट पार्टी है जो जनता के लिए काम करना चाहती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ऐसे ही तो इनके नाम से ही पता लग रहा है, कंजर्वेटिव जो पुरानी सोच के हैं, जो अपने चीज़ों को, अपनी जो होती है ना एक संस्कार टाइप चीज़ें जो होती है उनको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। लेकिन लेबर पार्टी वाले क्या करते हैं, ये लोग डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी है जो कि सोशलिज्म यानी कि जनता की भलाई का कार्य ये लोग करते हैं। फंक्शनिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी एंटरप्राइजेज, मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर। जैसा मैंने बोला, ट्रेडिशनल कल्चर को प्रिजर्व करके रखना, मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए कि भाई कलकत्ता को कोई वॉर कर दे तो लड़ने के लिए तो कोई ना कोई होना चाहिए। तो ये चीज़ है। और लेबर पार्टी क्या करती है, ये बेसिकली ट्रेड यूनियन बेचारे बनाते रहते हैं। लेबर पार्टी का काम ही क्या है, कहीं पर भी अगर हमें कोई क्लैशेस दिखता है, कुछ फ्रैक्शन देखने को मिलती है, तो बस जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जिनके दिमाग और जिनकी विचारधाराएं सेम सेम है, सारे साथ में आके यूनियंस बनाना चालू कर देते हैं, तो ये ट्रेड यूनियन बनाते हैं। ठीक है, और ये स्टेट बाय क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, और ये चाहता है कि सभी को सोशल सर्विस मिले और सभी लोग इक्वालिटी के साथ मिलकर साथ में रहें। तो ये इनका लोगो है, देखो ये आपकी कंजर्वेटिव पार्टी का लोगो और ये लेबर पार्टी का लोगो है। कितना बढ़िया ना, रोज़ है देखो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको बता दी गई है। अब लास्ट आपका जो कंक्लूजन आता है, उससे पहले अपना इंटरेस्ट ग्रुप है। तो इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग होते हैं जिनका सेम दिमाग चलता है, समझ रहे हो, जो सेम आइडियोलॉजी पर है। जब ऐसा होता है ना कि भाई आपके कॉलेजेस के अंदर यूनियंस वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पर अगर 3-4 लोग सेम माइंड के मिल जाते हैं तो उनका एक पक्का सा दोस्ती सा बन जाता है और फिर उन्हीं की चलने लग जाती है। ठीक है, तो ये है कि ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को इलेक्शन के थ्रू, जब इंटरेस्ट ग्रुप सारे साथ में आ जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ग्रुप हो, चाहे वो ट्रेड यूनियंस के लिए हो, चाहे वो लेबर्स के लिए हो, बट ये अदर देन द पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। होते हैं ना हमारे यहाँ पे भी, जैसे आपने सुना होगा, हर रिलीजन का एक अपना ग्रुप्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए कुछ डोमिनेंट्स चीज़ें करते हैं। तो वो ये है कि यहाँ पर भी सेम ही है, बस इंटरेस्ट ग्रुप्स यहाँ पर क्या है, इनकी पॉलिटिक्स के अंदर उनको नाम नहीं दिया गया है। जैसे ये मान लो इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया गया है, ट्रेड यूनियंस बोल दिया गया है, या फिर जैसे कि यूके में ब्रिटिश पेट्रोलियम है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मतलब इतने बड़े बड़े जो यूनियंस बने हुए हैं साथ में, ये जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। समझ रहे हो, जैसे होता है ना मोनोपोली टाइप, एक अधिकार जमा लेते हैं लोग, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर भी चलती है। तो इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली यही है कि जो इलेक्शन वगैरह कभी होते हैं, जिस पार्टी को जो सा इंटरेस्ट ग्रुप, अगर हैवी इंटरेस्ट ग्रुप किसी पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करे तो ऑब्वियस सी बात है उसी की गवर्नमेंट बनेगी। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें आपकी चलती रहती है। फिर आते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कंक्लूजन। आपने इसमें क्या क्या पढ़ा, तो देखो आपने क्या पढ़ा इसमें, हेड ऑफ़ द स्टेट प्रिंस चार्ल्स होते हैं, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट किंग स्टार्मर हैं जो कि
पीएम एंड प्रेसिडेंट का रोल, आप पीएम एंड द किंग का रोल आपने यहाँ पर देख लिया। मल्टी पार्टी सिस्टम है, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, बाय इलेक्शन भी हो जाते हैं उसी 5 साल के अंदर। चैलेंजेस वगैरह देखने को मिले आपको यहाँ पे, ठीक है। चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है जिसमें डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चनरी वगैरह किया जाता है। 2 तरीके से यहाँ पे 3 तरीके के ऑर्गन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के अंदर आपकी 2 चीज़ें आ जाती है, दैट इज़ द हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड। 830 करके इसके अंदर मेंबर्स हो जाते हैं आपके, 658 मेंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और हाउस ऑफ जो लॉर्ड्स होते हैं और हाउस ऑफ कॉमन होते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के डिफरेंस हमने देखे, कॉमन्स के डिफरेंस देखे, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप्स आपने अभी अभी देखा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और ट्रेड यूनियन। और लास्टली जुडिशरी, दैट इज़ द सुप्रीम कोर्ट। पावर है लेकिन पार्लियामेंट के अंडर है। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम तो है, बट कभी कभार इनके बीच में क्लैशेस या फ्रैक्शंस देखने को मिल जाती है, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम करेगा ही, लेकिन जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है या पार्लियामेंट है, जब वो ऐसा कुछ करते हैं, कुछ गलत कानून लेकर आते हैं, तो भाई आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आवाज़ उठाता है। इसके चलते इन दोनों के बीच में क्लैश हो जाता है, ठीक है, यानी कि वॉर, टकरार हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर चलती रहती है, ठीक है। तो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।